Hello everyone, I'm Saket Bajpai, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome to the ninth lecture of System of Particles and Rotational Motion. बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं अबाउट रोलिंग मोशन, है ना। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब तक हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट अ बॉडी जो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी? रोटेट करती थी। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रोटेट भी कर रही है और साथ ही साथ ट्रांसलेट भी कर रही है। मतलब कि अब उनकी एक्सिस जो है ना, वो फिक्स नहीं है। क्लियर है ये बात? मतलब पहले हम लोग पढ़ते थे कि ये एक्सिस है, ये बॉडी है और ये चुपचाप इसके अबाउट घूम रही है। लेकिन अब क्या होगा? अब ये एक्सिस भी हो सकता है कि मूव करे, ट्रांसलेट करे, जिसके साथ थोड़ी देर बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं यहाँ पर दिखाई देगा और हो सकता है कि ये थोड़ा घूम भी चुका हो। तो कुछ ऐसे वियर्ड से केसेस को आज हम लोग डील करेंगे। लेकिन अब बात आ जाती है कि हम लोगों ने जब फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पढ़ा था तो वहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? टाउ बराबर आई अल्फा। जहां पर टॉर्क किसके अबाउट लेते थे? उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। और आई भी लेते थे उसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। लेकिन इस बार क्या करें, चलिए सोचते हैं। तो टॉपिक है कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। There exists a very special and very useful case when tau external is equal to I alpha does hold even if the angular acceleration alpha is measured from a non-inertial frame capital A. And that special case is when the axis of rotation in the frame A passes through COM. अभी हम लोग इसी को प्रूव करने वाले हैं ना, तो चलिए उसका प्रूफ देखते हैं। तो बेसिकली कहना मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पर कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था ना कि टाउ एक्सटर्नल बराबर आई अल्फा। लेकिन वो तो कैसे केस में था? वो तो हम लोग बात करते थे इनर्शियल केस में, है ना। लेकिन अब ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी देखूं तो भी कोई एक ऐसा फ्रेम है जिसका नाम ये इन्होंने क्या दिया है? ए दिया है, जिससे टाउ इक्वल टू आई अल्फा, मतलब टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई अल्फा अभी भी होल्ड गुड करेगा। और उन्होंने क्या कहा कि जब आप प्रूव करेंगे तो आप पाएंगे कि वो कौन सा पॉइंट है? दैट पॉइंट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब कि वो जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है और एक्सिस किससे पास हो रही है? उस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। आइए देखते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं प्रूफ पर। टेक द ओरिजिन एज सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या चुना कि सेंटर ऑफ मास जो है वहां पर मैंने ओरिजिन चुन लिया, ठीक है। तो अब मैं सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से क्या देखने वाला हूँ? स्यूडो फोर्सेस का टॉर्क। स्यूडो फोर्सेस क्या होता है? मान लीजिए कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन, जो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है ना। तो मैं किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए मैं इस एलिमेंट को देख रहा हूँ जिसका मास है एम आई और इसका पोजिशन वेक्टर क्या है? आर आई। तो मैं इस पर स्यूडो फोर्स कैसा लगाऊंगा? स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी एम आई इंटू ए वेक्टर विथ अ नेगेटिव साइन। तो मैंने अब टॉर्क निकाला है ना। टॉर्क कैसे निकालते हैं? तो आर क्रॉस एफ करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर दिखाया है। समेशन क्यों लगाया? क्योंकि मुझे सिर्फ एक पार्टिकल पर टॉर्क नहीं चाहिए, मुझे जितने पार्टिकल हैं सब पर क्या चाहिए? टॉर्क, और उनको ऐड करना है। तो इसीलिए समेशन ऑफ आर आई क्रॉस माइनस एम आई इंटू ए वेक्टर क्या बन गया? ये फोर्स बन गया। कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग? यहाँ पर मास तो स्केलर है ना। तो उसको अगर क्रॉस के इधर भी ले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अभी ए के साथ था वो आर आई के साथ हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बाहर नेगेटिव साइन है ना। अगर इसे और ज्यादा सॉर्ट आउट करें तो देखिए मैंने क्या कर दिया, इसे टोटल मास m से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आप देखिए कि अब जो ये वाला टर्म बच गया है ना, ये जो टर्म बच गया या फिर बन गया, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है किसका कोऑर्डिनेट? ये शो कर रहा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ना। आर सी यू एम का फॉर्मूला क्या होता था? समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन टोटल मास। तो वही तो ये बन गया। लेकिन मैंने ओरिजिन को क्या लिया? सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? ये तो जीरो वेक्टर हो गया, राइट। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं टॉर्क निकालूं किसका? सारे के सारे स्यूडो फोर्स का, तो वो कितना आ जाएगा? वो जीरो आ जाएगा। लेकिन सिर्फ किस पॉइंट के अबाउट? सिर्फ और सिर्फ
सेंटर ऑफ मास। तो अब जरा ये सोचिए कि अगर मैंने ये देखा कि बॉडी पर लगने वाले स्यूडो फोर्सेस का टॉर्क अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कि टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू आई अल्फा, ये तो अभी भी वैलिड है। किस पॉइंट के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इसीलिए इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है? टाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। चलिए, तो अब हम लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं सवालों पर। तो उसके लिए एक बार देख लेते हैं कि कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन अगर कोई बॉडी कर रही होती है तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं उस तरीके के सवालों को। तो पहला पॉइंट है लिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए बच्चों, फिजिक्स की खासियत ये है कि जो जो चैप्टर्स आप पढ़ते जाएंगे उन सब का इस्तेमाल होता चला जाएगा। तो जैसे आपने पुराना चैप्टर पढ़ा होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो उस केस में आपने पढ़ा होगा एफ एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस का तो किस्सा अभी भी रहेगा, है ना। तो एफ बराबर एम ए यहाँ पर भी वैलिड है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, आप सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को पहले देखिएगा कि कितने कितने लग रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, द वेक्टर सम डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसा मैंने बताया आपको, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। अब बात आती है टॉर्क की, है ना। फोर्स को तो हम लोगों ने निपटा डाला, अब टॉर्क देखेंगे। तो फाइंड द टॉर्क ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। याद है आपको, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का ही टॉर्क हम लोग देखते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का जो टॉर्क है वो क्या हो जाता है, दे गेट कैंसल्ड इन पेयर्स। तो फाइंड द टॉर्क ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द लाइन थ्रू द center of mass and perpendicular to the plane of motion of the particles. Note that this line may not be on the axis of rotation, may not be the axis of rotation. ठीक है, तो बात ये है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यूज करना है टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा। बहुत हेल्पफुल इक्वेशन है ये, क्योंकि जब बॉडी रोटेट कर रही है तो ऐसा स्टेशनरी पॉइंट ढूंढना शुरुआत में आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि किस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन करती हुई अपीयर होती है। वो एक अलग लेक्चर में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी फिलहाल उसको भूल जाइए। आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई बॉडी कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कर रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा का इस्तेमाल करना चाहिए। टाउ सी एम का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के बारे में बात करूं, है ना, तो उस एक्सिस के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं और उसी एक्सिस के अबाउट ऑब्वियसली मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखना पड़ेगा, तो वहां से अगर मैं टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा लगा दूं तो वहां से भी मुझे उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे पिछले वाले दो ए और बी पार्ट में हम लोगों ने निकाला कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह सी ऑप्शन में थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, है ना। तो डी पार्ट में देखिए उसी को समराइज करके लिखा है, द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल बी ऑब्टेन्ड बाय, एक तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर टाउ सी एम एक्सटर्नल अपॉन आई सी एम, और हम लोग जो है एक और फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करेंगे ए और बी के लिए, वो कौन सा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। All right, students. So we have arrived at a very important topic, that is rolling, है ना। तो रोलिंग मोशन बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशन। ये जो साइकिल का पहिया आपको दिख रहा है, ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। आप वाकिफ हैं साइकिल का पहिया क्या करता है ना। तो जरा रोलिंग को समझने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक आपको जो डायग्राम प्रोवाइड कराया है उसमें देखिए, यहाँ पर P पॉइंट मैंने किसे माना है, मैंने उस वेरिएबल पॉइंट को माना है जो कि जमीन को टच करता है। जैसे इस समय इस पहिए का ये वाला पॉइंट टच कर रहा है ग्राउंड को, तो मैंने इसे P कह दिया। कुछ देर बाद कोई और पॉइंट इस साइकिल का, इस व्हील का जमीन को टच कर रहा है, तो मैंने फिर से उसे P कह दिया। तो बेसिकली ये P पॉइंट मेरे लिए क्या है, ये P पॉइंट है सेंटर के नीचे होने वाला कोई भी वेरिएबल पॉइंट। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास एक पहिया है
और मैंने यहाँ पर जो सड़क थी ना उसको रेड कलर से पेंट कर दिया था, ठीक है। तो जब ये पहिया लुढ़कते हुए आगे जाएगा तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि साइकिल पर ये जो पेंट है ये चढ़ जाएगा। तो हम लोग यही देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साइकिल का जो पहिया है उसने कितना एंगल कवर किया, उसने एंगल कवर किया थीटा। और साइकिल के सेंटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, साइकिल के सेंटर ने डिस्टेंस ट्रेवल करा एस। तो मान लीजिए कि बहुत ही स्मूथ मोशन रहा हो, स्मूथ मोशन में कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो भी पहिया आ रहा है वो जब इस ग्राउंड पर टकरा रहा है ना तो वो स्लाइड नहीं कर पा रहा है ना, वो स्लाइड नहीं कर रहा है। एक मोमेंट के लिए वो ऐसा लग रहा है कि ये जो पहिया है उसका जो भी पोर्शन इस सड़क पर टकरा रहा है वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए रुका हुआ है ना। तो उस पर्टिकुलर मोशन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर पहिए पर जो पेंट लगेगा वो एग्जैक्टली कितने लेंथ का लगेगा, वो एग्जैक्टली उतनी लेंथ का लगेगा जितना ही आगे गया। आप समझ पा रहे हैं ये पहिया आगे कितना गया, एस डिस्टेंस आगे गया। और अगर बड़े ही नजाकत से ये घूमता हुआ इस तरीके से जाएगा ताकि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द व्हील एंड द रोड, तो उस पर उतना ही अमाउंट ऑफ पेंट लगेगा जितना कि पेंट यहाँ पी से इस वाले पी पॉइंट तक है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर सर्कल की प्रॉपर्टी लगा करके ना बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये जो एस है ये किसके बराबर है, ये जो एस हो जाएगा वो हो जाएगा आर इंटू थीटा के बराबर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द पहिया। बस मैं आपको इस चीज की फील दिलाने के लिए कि कोई भी पॉइंट अगर किसी ग्राउंड से टकरा रहा है और वो स्लाइड नहीं कर रहा है तो उसका एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया है किसका, वेलक्रो का, है ना। तो ये जो वेलक्रो है उसमें क्या होता है, कोई भी पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट जो है मान लीजिए वो इस नीचे वाले हिस्से से टकराएगा तो वो क्या करता है, क्या वो आगे खिसकने की या पीछे जाने की कोशिश करता है? नहीं, वो जहां टकराता है वहीं का होके रह जाता है। तो काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ हो रहा है कहां पर, प्योर रोलिंग के केस में। अगर सिर्फ रोलिंग लिखा है तो उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, प्योर रोलिंग, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में भी जो भी हिस्सा जमीन को टच कर रहा है वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर परमानेंटली तो नहीं चिपक रहा है लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो है वो काइंड ऑफ उससे स्टिक करता हुआ बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा मोशन होगा तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे कि ये जो मोशन हो रहा है वो कहलाएगा प्योर रोलिंग। ऑलराइट, तो ऐसे केस में देख लीजिए मैंने लिखा था s बराबर आर थीटा। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, ds बाई डी टी। वो किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस तो कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा r डी थीटा बाई डी टी। अब देखिए ds बाई डी टी क्या है, ds बाई डी टी तो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो वो किसके बराबर आ जा रहा है, वो बराबर आ रहा इंटू ओमेगा के बराबर आ रहा है, क्योंकि किस रेट से ये घूम रहा है वो रेट क्या कहलाता है, ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी ही तो कहलाता है ओमेगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर कोई बॉडी है ना ग्राउंड पर प्योर रोलिंग करे, और कैसी बॉडी, इस तरीके की राउंड बॉडी जो हो वो अगर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करे तो क्या वैलिड हो जाता है, v बराबर आर ओमेगा। और उस केस में आप ये देखिए कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट रहता है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी वो हिट करेगा ग्राउंड को तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ऐसा लगेगा कि रेस्ट पर आ गया है। क्लियर है ये बात? तो देखिए वही सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है ताकि आप अपने नोटबुक में नोट कर पाए। द सेंटर ऑफ मास O of a rolling wheel moves the distance s at velocity vcom vector while the wheel rotates through an angle theta. The point P at which the wheel makes contact with the surface over which the wheel rolls also moves the distance कितना, s। अब देखिए एक बड़ा मजेदार डायग्राम आपके लिए यहाँ पर है। जो पॉइंट शुरू में कहां पर था, ये पॉइंट जो है शुरुआत में इस जगह पर था। कैसे पता लगा मुझे, मैंने इस पॉइंट पर क्या लगा रखा है, रेड कलर का लेजर लगा रखा है। देखिए यहाँ लिखा है अ टाइम एक्सपोजर फोटोग्राफ ऑफ अ रोलिंग डिस्क, है ना, ये एक डिस्क है जो रोल करते हुए जा रही थी। स्मॉल लाइट्स हैव बीन अटैच्ड टू द डिस्क, वन एट द सेंटर, एक तो सेंटर पर लगा है और दूसरा एट द एज,
है ना। तो देखिए क्या हुआ कि जब ये यहाँ से बढ़ रहा था तो इतने पोर्शन का जब फोटो लिया गया तो ये पाया गया कि जो सेंटर है वो तो एज एक्सपेक्टेड आगे जाता गया, है ना। और कितने वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ COM से। लेकिन जो पॉइंट था जो इस समय जमीन को टच कर रहा था वो कभी ऊपर आ गया, फिर कभी नीचे आ गया, फिर अभी ऊपर आ गया। तो उसने बड़ा अजीबोगरीब रास्ता ट्रैवल किया। इस रास्ते को नाम दिया गया है साइक्लॉइड। क्लियर है ये बात? तो सेंटर ऑफ मास किस रास्ते में ट्रैवल करता है? वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट ऑन द रिम को अगर आप ले लें तो वो जो रास्ता ट्रैवल करता है वो कैसा करता है? उस रास्ते का नाम होता है साइक्लॉइड। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर VCM का मतलब क्या होता है? लीनियर स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। अगर हम उसे कहां से देखें? सेंटर पे बैठ करके देखें तो हमें कोई भी पॉइंट क्या होगा? घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो किस रेट से घूम रहा है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ओमेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोलिंग क्या है? रोलिंग है कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का एक एग्जांपल। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट पर आए थे और वो क्या था कि अगर कोई राउंड शेप की बॉडी जो है ग्राउंड पर प्योर रोलिंग कर रही है तो हम लोग क्या कह रहे देते थे उसके लिए? VCM बराबर R इंटू ओमेगा। क्लियर है ये बात? तो मैंने क्या बोल दिया अब कि चलिए उसके रोटेशन को अलग से डील करते हैं, ट्रांसलेशन को अलग से डील करते हैं, और जब दोनों चीजों को एक साथ सुपर इम्पोज करा देंगे तो वो बन जाएगा नेट रोलिंग मोशन। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं इस O पॉइंट के अबाउट देखूं, है ना, ये O पॉइंट के अबाउट एक ऐसी एक्सिस आप सोचिए जो स्क्रीन को बिल्कुल चीरते हुए जा रही है ना। स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन सोचिए जो O को क्रॉस कर रही है। तो उस एक्सिस के अबाउट ऐसा लग रहा है कि ये जो व्हील है ये घूम रही है। किससे? ओमेगा से। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो व्हील है ये अब रोटेशन भूल करके सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? ट्रांसलेशन कर रही है। मतलब आप किसी भी पॉइंट को ले लेंगे अगर इस बॉडी के तो वो सिंपली क्या कर रहा है? VCOM वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। और अगर इन दोनों चीजों को सुपर इम्पोज करा दे तो वो क्या बन जाता है? प्योर रोलिंग। तो अब इसमें कुछ मजेदार चीजें भी होती है, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर रोटेशन सिर्फ देखें ना, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो पहिया है ना वो इस O पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। तो हर एक पॉइंट ऑन द रिम अगर मैं देखूं तो उसकी स्पीड तो कितनी हो जाएगी? R ओमेगा के बराबर, है ना। R इंटू ओमेगा के बराबर। तो स्पीड इज इक्वल टू R ओमेगा, या फिर मैथमेटिकली बोले तो VCOM के बराबर। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ रही है? VCOM के बराबर, अगर मैं सिर्फ प्योर रोटेशन देखूं। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है? माइनस VCOM, राइट। क्योंकि इस पॉइंट की स्पीड जो है वो तो VCOM के बराबर है पर डायरेक्शन किधर है? ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग पॉइंट की अगर मुझे स्पीड निकालनी है ऑन द रिम तो मुझे क्या देखना होगा कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी और स्पीड तो सबकी क्या होगी? सेम होगी, विच इज इक्वल टू VCOM। बाकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर इसकी वेलोसिटी देखनी है तो क्या करना होगा? इस तरीके से मुझे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। स्पीड तो इसकी भी VCOM है लेकिन वेलोसिटी जो है वो अब अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी तो होता है वेलोसिटी में। अब अगर ट्रांसलेशन देखें तो ये वाला केस तो बहुत आसान है। किसी भी पॉइंट को अगर देखें तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही क्या है? आगे की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड है VCOM के बराबर। और अगर इन दोनों चीज को मर्ज कर दे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट को देखिए। ऊपर वाले पॉइंट को अगर देखें तो रोटेशन के कारण आगे VCOM, ट्रांसलेशन के कारण भी आगे VCOM। तो नेट स्पीड कितनी हो गई? 2VCOM। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखिए। बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड जो है उसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो लेफ्ट की तरफ है, लेकिन ट्रांसलेशन में देखें तो राइट की तरफ है। तो नेट T पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ गई? 0 आ गई, जो आनी भी चाहिए थी। प्योर रोलिंग में यही तो मैंने कहा था कि जो भी पॉइंट ग्राउंड को हिट कर रहा है वो बहुत प्यार से हिट कर रहा है, वो बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि एक मोमेंट पर आया, ग्राउंड को टच किया,
फिर अब क्या करेगा, उठ जाएगा। वो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, इस मोमेंट पर वो क्या करेगा, टकराएगा, दबाएगा और उठ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हमारे को क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है 2vcom, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है 0, और सेंटर की अगर देखें तो रोटेशन में तो सेंटर की कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन में थी vcom। तो नेट हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर की वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ vcom। तो बहुत मजेदार चीज हम लोगों ने देखी, बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड 0, सेंटर की स्पीड vcom, और टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी आ रही है, 2vcom। इसके अलावा किसी और रैंडम पॉइंट की अगर देखनी होती तो क्या करते, इस vcom और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन वाली vcom, इन दोनों वेलोसिटीज का क्या कर देते हम लोग, वेक्टर सम कर देते। तो देखिए जो मैंने अभी बताया उसी को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आई हैव अ डायग्राम, जिसमें कि एक रोल करती हुई व्हील यहाँ पर हमारे को दिख रही है और इसका फोटो क्लिक किया गया। तो फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे वाले पोर्शंस हैं उनकी फोटो तो काफी क्लियर आई है, लेकिन ऊपर हमें जो दिख रहा है कि काफी ज्यादा यहाँ पर कैसा है फिगर, फिगर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा कब होता है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे घूमती है ना, जैसे पंखा जब 5 पे चलता है तो हम उसके अलग अलग जो उनके डैने होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो स्पोक्स हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले एरिया में, इस रीजन में हमारे को दिख रहा है कि स्पोक्स की स्पीड चूंकि कितनी है, बहुत ज्यादा, और एग्जैक्टली कितनी है कि 2 टाइम्स vcom, है ना। तो इसीलिए अपने को यहाँ की जो स्पोक्स है, यहाँ के जो स्पोक्स है वो क्लियरली दिखाई नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर की स्पीड हमें पता है कितनी है, 0 है। तो इसीलिए इस जगह पर के फोटोग्राफ को अगर हम लोग देखें तो काफी बेटर आया। क्लियर है बात? तो जो हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया उसको ये जो फोटो है ना, ये काफी सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए अभी जो हमने डिस्कस करा था दैट वाज प्योर रोलिंग। अगर हम लोग बात करें कि अगर रोलिंग हो रही है लेकिन प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, तो उसको कहते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग। मतलब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, वो अब स्लिप कर रहा है। वो ग्राउंड से जब टच किया तो वो रुका हुआ नहीं उस मोमेंट पर, वो फिसलना चाह रहा है, या तो आगे या तो पीछे। देखते हैं उसके कुछ दो प्यारे प्यारे केसेस। तो देखिए पहला जो केस है वो है रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, है ना। तो रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब ये हो गया कि जो जमीन है उसको जो टच करने वाला जो पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वो किधर स्लिप करना चाह रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ये बात? तो ऐसा कब होता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा अगर आप सडनली ब्रेक लगा दें। कब? जब आप साइकिल चला रहे हैं ऐसे रोड पे जहां पर ऑलरेडी काफी पानी है, और पानी कब गिरा हो सकता है कि हेवी रेनफॉल हुआ हो जिसके कारण काफी स्लिपरी हो गया है अब सड़क। तो अचानक से आपने जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने से क्या हुआ, उसका रोलिंग मोशन तो रुकने की कगार पर आ गया, लेकिन पहिया जो है वो अभी अभी भी आगे जा रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, स्किडिंग, इसी को कहते हैं ना, स्किड कर रहा है हमारा पहिया। तो इस केस में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो अभी भी क्या करता है, आगे की तरफ स्किड करता है। तो इस केस में हमारे को ये समझ में आ रहा है कि vcom ऑब्वियसली आर ओमेगा से ज्यादा रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि ट्रांसलेशन के कारण इसके पास स्पीड होती है vcom, और रोटेशन के कारण पीछे स्पीड होती है आर ओमेगा। पहले क्या होता था प्योर रोलिंग में, ये दोनों बराबर होते थे तो ये दोनों एरोज इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण गायब हो जाते थे, लेकिन इस बार vcom जीत गया, आर ओमेगा के कंपैरिजन में vcom बड़ा था। तो इसी कारण से नेट वेलोसिटी इसकी किधर आई, आगे की तरफ आई, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है vcm ग्रेटर देन आर ओमेगा। और ऐसा ही एक और केस है जिसमें ठीक उल्टा होता है। इस बार क्या होता है, बैकवर्ड स्लिपिंग, मतलब जो पहिया है वो पीछे की तरफ जाना चाहता है ना। ऐसा कब होता है, देखिए ऐसा जनरली तब होता है जब आपका जो गाड़ी है, जब आपकी गाड़ी है वो कहाँ फंस जाए, काफी कीचड़ कीचड़ या फिर काफी मटी एरिया में, है ना। तो उस केस में आपकी गाड़ी जो है बहुत हल्के हल्के आगे बढ़ती है, लेकिन पहिया जो है फास्ट घूमता जाता है ना। तो उस केस में हमें ये समझ में आ रहा है कि आर ओमेगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आगे खिसकने वाला काम बड़ा कम हो रहा है ना। तो ऐसा जनरली तब होता है जब ट्रैक्टर वगैरह जो है
वो खेत में क्या होता है कि बहुत ही जब पानी जमा हो जाता है ना मिट्टी वाले एरिया में, तो वहां पर जनरली ट्रक जो है वो फंस जाता है, तो उसको धक्का लगाना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि पहिया तो तेजी से घूमता है लेकिन बढ़ता आगे कम है ना। तो वो एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, तो जिसमें क्या हो रहा है, आगे कम जा रहा है और घूम बहुत तेजी से रहा है। तो उस केस में ऑब्वियस है कि आर ओमेगा डोमिनेट करेगा, वही यहाँ पर लिखा है, आर ओमेगा ग्रेटर देन VCOM and this occurs if you drive a bicycle on a road on which a lot of mud is present। चलिए तो एक और टॉपिक देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग ढेर सारे सवाल करेंगे ना। तो टॉपिक है एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, मतलब इस बार जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो भी क्या कर रही है, चेंज हो रही है। ओमेगा जो है वो भी चेंज होना पड़ेगा, है ना। क्यों चेंज होना पड़ेगा ओमेगा? ताकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है उसके हमेशा बराबर क्या आ सके, आर इंटू ओमेगा। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास की लीनियर स्पीड जो है वो बढ़ रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा को भी उसी तरीके से बढ़ते जाना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए जरा, मैंने अगेन क्या किया है, मोशन को दो पार्ट में तोड़ दिया। एक तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रांसलेशन, और एक क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन। क्लियर है बात? तो ये जो तीसरी चीज है वो इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ट्रांसलेट कर रही बॉडी तो हर एक पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन a, जो कि सेंटर ऑफ मास का भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब जब ये बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो इसके पास अल्फा भी है, जिसके कारण क्या है, आर अल्फा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन गया। और अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है तो हर एक पॉइंट के पास क्या रहेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी तो रहेगा। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, जहां पर ओमेगा क्या है, जिस भी इंस्टेंट पर देख रहे हैं उस समय उसकी एंगुलर स्पीड। क्लियर है? तो अब किसी भी पार्टिकल के पास रोटेशन की वजह से दो अलग अलग एक्सेलरेशन आएंगे, एक तो ओमेगा स्क्वायर आर भी आएगा और एक आर अल्फा भी आएगा। तो ओवरऑल हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन को अगर मिला दे तो तीन चीजों का एडिशन होगा, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो जैसे अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको क्या क्या मिलेगा, ट्रांसलेशन के कारण आगे, फिर रोटेशन के कारण आगे आर अल्फा, और रोटेशन के कारण ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आर। सही है? इसी तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट के बारे में बात करें, आगे की तरफ ट्रांसलेशन के कारण है, सेंट्रिपिटल के कारण पीछे की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है, और नीचे की तरफ आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये देखिए बॉटम मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो है अपने को स्पीड हर समय क्या रखनी है, जीरो रखनी है। कब? अगर ये ग्राउंड के ऊपर क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। अगर इसकी इनिशियल स्पीड थी जीरो, है ना, पूरे के पूरे बॉडी की मान लीजिए इनिशियल स्पीड थी जीरो, तो हर समय इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और उस केस में आप समझ पा रहे होंगे कि इस पॉइंट का नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हर समय क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर इनिशियल स्पीड इस पॉइंट की जीरो थी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कुछ आ गया, तब तो इस पॉइंट के पास स्पीड भी आ जाएगी। इसीलिए जरूरी क्या है कि अगर इस पॉइंट की इनिशियल स्पीड जीरो थी, है ना, तो इस पॉइंट का हर समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसी कारण से यहाँ पर क्या लिखा है, ए बराबर आर अल्फा। समझ में आ रही है बात? तभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो पाएगा, जीरो हो पाएगा। और ये कभी भी स्पीड गेन नहीं करेगा, जिसके कारण ग्राउंड जो कि रुका हुआ चीज है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं आनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपलसरी है कि इस पॉइंट का और ग्राउंड का, है ना, इस पॉइंट और इस ग्राउंड का एक्सेलरेशन जो है वो सेम आए, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर प्योर रोलिंग होनी है तो ये कंपल्शन जरूर है कि इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना होना पड़े। क्लियर है ये बात? लेकिन चूंकि इस बार मैंने क्या माना कि ये बॉडी रेस्ट से शुरुआत कर रही थी, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास इनिशियल स्पीड चूंकि जीरो थी,
इसी कारण से मैं नहीं चाहता हूं कि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट कभी भी स्पीड गेन करे, क्योंकि ग्राउंड तो स्पीड गेन नहीं कर सकता है ना। ऑलराइट बच्चों, तो आज हम लोग ढेर सारे सवालों से डील करेंगे। तो पहला सवाल है, अ स्फीयर ऑफ मास m rolls without slipping on an inclined plane of inclination theta. Find the force of friction acting on the sphere and the linear acceleration of the sphere. What should be the minimum coefficient of static friction to support pure rolling? चलिए, तो आई होप कि आपको ये डायग्राम भी क्लियर है और सवाल भी क्लियर है। सवाल में तो ये कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसका मास m है, वो क्या कर रही है, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे लुढ़क रही है, लेकिन ये मेक श्योर करते हुए कि वो कहीं पर भी उसका जो पॉइंट है वो इस इंक्लाइन के साथ स्लिप ना करे, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है कि बताइए फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा और लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, और साथ ही साथ मिनिमम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सच दैट की प्योर रोलिंग हो। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन मेंशन किया गया है यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बार बार समझाया है कि जो भी पॉइंट इस स्फेयर का जब इस इंक्लाइंड को हिट करेगा ना, उस समय ये जो पॉइंट है इस स्फेयर का, वो खिसकना नहीं चाहेगा, वो इसे प्रेस करेगा, दबाएगा और उठ जाएगा, वो खिसकना नहीं चाहेगा। तो जब तक इस तरीके का रबिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल नहीं, यहाँ पर किस फ्रिक्शन का रोल है, स्टैटिक फ्रिक्शन का। इसीलिए हमसे क्या पूछा गया है, स्टैटिक। चलिए, तो अभी मैंने बस कोशिश करी है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, जितना मुझे समझ में आया मैंने अभी फिलहाल उतना ही बनाया है। ये एंगल अपने को थीटा गिवन था, है ना। तो मैंने फिलहाल क्या शो कर दिया, ये इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा। और ऑब्वियस है कि नॉर्मल, जैसा कि नाम है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, तो ये मैंने नॉर्मल शो कर दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रिक्शन दिखाएं किस डायरेक्शन में, है ना। तो चलिए उसके बारे में भी सोचते हैं। अब एक चीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं, सेंटर पे बैठ के देखूं, तो मुझे किस फोर्स का टॉर्क दिखेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का ही टॉर्क दिख सकता है, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस तो सेंटर से पास कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे एक और चीज समझ में आ रही है कि शुरुआत में तो ये ऊपर रखा हुआ था और धीरे धीरे जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये नीचे आना चालू हो गया। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तभी तो इसकी स्पीड शुरू में 0 थी और धीरे धीरे स्पीड जो है इसकी एक्वायर हो रही है और बढ़ती जा रही है ना। ये तो हम लोग फील करके बता सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है किसका, सेंटर ऑफ मास का, वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन के कारण किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, राइट। उसके अलावा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो कुछ ऐसा आएगा, है ना, इस डायरेक्शन में आएगा। अब मुझे क्या चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन तो रुका हुआ है, तो इंक्लाइन प्लेन का जो ये वाला पॉइंट है वो भी रुका हुआ है, तो हमेशा इस स्फेयर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को भी रुका रहना पड़ेगा। दैट मीन्स कि बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक एक्सेलरेशन तो एसीएम आएगा इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन, तो उसको काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा, ऊपर ही लगना पड़ेगा, सो दैट इट डज नॉट हैव एनी नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये पूरी मेहनत हमने क्यों की, हमने इसलिए की ताकि हम लोग फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाए। तो चलिए, अब हमारे पास कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम आ गया, और जैसा कि आज हम लोगों ने सीखा था, अपने को सबसे पहली इक्वेशन कौन सी लिखनी चाहिए, फोर्स बराबर एम ए वाला, है ना। तो नेट फोर्स देखते हैं किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और हमने ये महसूस किया था कि एक्सेलरेशन आना चाहिए डाउन द इंक्लाइन, तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। करेक्ट है ये इक्वेशन। उसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल को किसके बराबर होना पड़ेगा, mg cos थीटा के। व्हाई, बिकॉज सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या कर रहा है,
वो इस डायरेक्शन में ना परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, राइट। तो दूसरी इक्वेशन आ गई n बराबर mg cos थीटा। अब हमने सीखा था कि तीसरी इक्वेशन कैसे लाएं। तीसरी इक्वेशन के लिए हमें यूज करना चाहिए टाउ एक्सटर्नल अबाउट COM इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा, है ना। अगर मैं सेंटर पे बैठ जाऊं, सेंटर ऑफ मास पे अगर बैठ जाऊं, तो मुझे जो भी नेट टॉर्क दिखाई दे रहा है उसको किसके बराबर करना पड़ेगा, ICM इंटू अल्फा के। तो यहां पर लेटस से कि इस ब्लू वाले डॉट से पास करने वाली जो एक्सिस है ना, वो कैसी होगी, जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी को मैं कॉल कर रहा हूं ICM, ठीक है। तो मैं टॉर्क देख पा रहा हूं कि किसका आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का आ रहा है ना। तो फ्रिक्शन किस तरीके से घुमाना चाह रहा है, कुछ इस सेंस में घुमाना चाह रहा है ना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि F इंटू आर, फोर्स ये रहा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई r, F इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICM इंटू अल्फा, है ना। कुछ इस तरीके से अल्फा मैं शो कर रहा हूं, और मुझे पता है कि अगर राइट हैंड थंब रूल का यूज करूं तो अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, आपकी तरफ। क्लियर है बात, क्योंकि अगर मैं अपने फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करता हूं, किस फिंगर्स को, किस हाथ की फिंगर्स को, राइट हैंड की, तो थंब जो है आपकी तरफ पॉइंट करेगा, है ना। तो एफ आर बराबर क्या आ गया, ICM इंटू अल्फा। एक और इक्वेशन हमारे पास लीजिए आ गई। और कोई इक्वेशन आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है। अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो इसके पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन a है, और ये तो ट्रांसलेशन के कारण आया, रोटेशन के कारण कितना आया पीछे की तरफ, रोटेशन के कारण आया r इंटू अल्फा। ये पीछे की तरफ क्यों है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अल्फा किस सेंस में है, कुछ इस सेंस में है, जिसके कारण r अल्फा कैसा आएगा, अप द इंक्लाइन। तो मैं एक और इक्वेशन कौन सी लिख पा रहा हूं, a बराबर r अल्फा। तो बेसिकली अपने पास ये चार इक्वेशंस आ गई हैं, और चलिए इनको अब यूज करना चालू करते हैं। अपने को सवाल में देखिए क्या क्या चीजें बोली गई थी निकालने को। अपने को बोला गया था पहले तो फ्रिक्शन निकालने, है ना, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द स्फीयर। तो अपने को फ्रिक्शन चाहिए। तो चलिए फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें ए नहीं पता, है ना। तो ए और एफ ये दोनों अभी फिलहाल तो अननोन है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये वाली जो सबसे फोर्थ वाली इक्वेशन है, फोर्थ वाली इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं तो मैं अल्फा को क्या बोल सकता हूं, अल्फा को मैं बोल सकता हूं एफ आर अपॉन ICM। क्लियर है ये बात। अब दूसरी चीज मैं क्या बोल सकता हूं, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू आर। तो ए बराबर मैं लिख दूंगा एफ आर अपॉन ICM इंटू आर, मतलब यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगली चीज में क्या कर सकता हूं, अगली चीज में कर सकता हूं कि उसको उठा करके देखिए यहां पर अब पुट करूंगा मैं, है ना। तो अगर मैं पुट करूंगा तो देखिए क्या आएगा, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, जो कि कितना है एफ आर स्क्वायर अपॉन ICM। करेक्ट है यहां तक। तो चलिए यहां से तो मुझे फ्रिक्शन मिल जाएगा, राइट। तो फ्रिक्शन कितना आ जा रहा है, F प्लस F टाइम्स एम आर स्क्वेयर अपॉन ICM इज इक्वल टू आ गया mg साइन थीटा। करेक्ट है यहां तक। तो यहां से देखिए फ्रिक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रिक्शन आ जाएगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन ICM। तो पहला फॉर्मूला जो अपने पास आया, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं बहुत कम फॉर्मूले आपको याद रखने को कहूंगा फिजिक्स में, लेकिन हाँ, ये वन ऑफ दोज फॉर्मूले हैं जो आपको याद हमेशा होना ही चाहिए। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास फ्रिक्शन आ गया तो मेरे पास इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन भी तो आ जाएगा, राइट। क्योंकि a बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन ICM है। तो मैं क्या करूंगा, अब a बराबर लिख दूंगा एफ आर स्क्वायर अपॉन ICM। क्लियर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ICM
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम। क्लियर है यहां तक? तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या बन जाएगा ये भाई? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स अगर लगाएंगे आप तो आप देख पाएंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ए बराबर बन जा रहा है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर, है ना। तो अगेन मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। क्या फर्क है इन दोनों फॉर्मूले, फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले में और एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में? एक बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर, है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आ जाता है, जब ए का फॉर्मूला आप लिखते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर में आई अपॉन एम आर स्क्वायर आता है, और फ्रिक्शन में क्या आता है भाई? फ्रिक्शन में आता है एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रिक्शन के फॉर्मूले में और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा जिसका आईसीएम क्या होगा? कम होगा। और लगे हाथों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे डिस्क के केस में है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और रिंग का इसी एक्सिस के अबाउट कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। तो जिसका आईसीएम क्या होगा? कम होगा। किसका कम है इन दोनों में से? डिस्क का कम है। तो अगर डिस्क का कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसीलिए अगर ये दोनों एक सेम लोकेशन पर से स्टार्ट हुए थे तो आगे कौन निकल जाएगा? आगे डिस्क निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशनल इनर्शिया क्या है? कम है। तो चलिए अब तक हम लोगों ने फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, है ना। तो अब हमने ये देखा था कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना आ रहा था? फ्रिक्शन आ रहा था एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम, राइट। फ्रिक्शन इतना ही तो आ रहा था। तो एक तरीके से हमारे को समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन की डिमांड इतनी है ना। अगर ये सारा कुछ होना है, प्योर रोलिंग करते हुए से नीचे जाना है, तो फ्रिक्शन की डिमांड है कि भाई एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम, इतना फ्रिक्शन तो उसे चाहिए। तो अब देखिए जो मैं समझाने वाला हूं उसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा इसे। मान लीजिए कि आपको पैसे की जरूरत है और यहां पर है बैंक, BANK, बैंक। अब मान लीजिए आपको जरूरत है 5 लाख रुपए की। तो इस बैंक के पास, जो बड़ा छोटा सा लग रहा है, इस बैंक के पास कम से कम कितने रुपए होने चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपए तो होने चाहिए ना। और कुछ हो इसके पास तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये आपकी रिक्वायरमेंट है ना। और ये क्या है? ये है जो इसके पास है, जितना पैसा इसके पास है, मतलब कि अलाउेबल ये रहा कि वो कितना पैसा किसी को देना अलाउ कर सकता है? कम से कम 5 लाख के लायक तो हो, और ज्यादा देने लायक है तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है। ये जो फ्रिक्शन आया ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और जो अवेलेबिलिटी है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी हो सकती है किसी भी केस में? वो हो सकती है म्यू इनटू एन। याद होगा आपको, ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो जो अवेलेबिलिटी है उसको क्या होना पड़ेगा? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द डिमांड। तो डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पर। तो बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि म्यू इनटू एन should be greater than or equal to mg sin theta divided by 1 plus mr square upon ICM। n कितना आया था? n आया था mg cos थीटा के बराबर। तो यहां से क्या हो गया? यहां से आ गया म्यू इंटू एम जी कॉस ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम। क्लियर है यहां तक बात? तो यहां से देखिए एम जी से एम जी कट गया, तो यहां से क्या आ गया? म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन ICM। क्लियर है ये बात? तो एक बहुत छोटा सा डेरिवेशन है जो आप समझ सकते हैं कि कहां से आ रहा है ना। अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है, नॉर्मल पता ही है, तो आप बड़े आराम से ये म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज देखिए यहाँ पर याद रखने में आपको आसानी होगी,
जो फ्रिक्शन के केस में था, है ना, फ्रिक्शन के केस में क्या आता था, mr² अपॉन ICM, तो म्यू के केस में भी वही टर्म यहाँ पर फिर से आता है। एक्सेलरेशन के केस में ये पलट जाता था, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन के केस में पलट जाता था ना, तो लगे तो मैं आपको एक और चीज डिराइव करके दे देता हूँ कि अगर इस स्फेयर का या जो भी राउंड बॉडी थी उसका जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन था वो हमने देखा था कि कितना आया था, a आया था। तो किसी भी t टाइम पर आपको स्पीड अगर निकालने बोले ना, तो आप स्पीड क्या बोल देंगे, u प्लस at। लेकिन इनिशियली तो वो रुका हुआ था, तो हम लोग क्या बोल देंगे, सिर्फ at हो गया। तो वेलोसिटी मेनली स्पीड है, स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन mr² होल मल्टीप्लाइड बाय t। तो देखिए वेलोसिटी या फिर स्पीड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें भी कैसा टर्म है, उसमें भी वैसा ही टर्म है जैसा टर्म किसमें आया था, एक्सेलरेशन में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं v और a इन दोनों में क्या आता है, ICM अपॉन mr²। और इसके अलावा फ्रिक्शन और म्यू में क्या आ जाता है, mr² अपॉन ICM। क्लियर है ये बात। तो चूंकि मैंने सारा का सारा डेरिवेशन कर ही दिया है, तो मैं बस आपको एक मदद कर दूंगा कि ICM आपको बता दूंगा कि स्फेयर के लिए अच्छा बच्चों अगर सिर्फ स्फेयर लिखा रहे ना, मतलब वो सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर के लिए ICM कितना होता है, 2/5 mr²। और जब आप उसे रिस्पेक्टिव फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/7 जी साइन थीटा। उसके अलावा फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2/7 mg साइन थीटा। और जो म्यू आएगा, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2/7 tan थीटा। ये वैल्यूज आप निकाल करके क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि है अ सिलेंडर ऑफ मास m is suspended through two strings wrapped around it as shown. Find the tension T in the string and the speed of the cylinder as it falls through a distance h. तो काफी यूजर फ्रेंडली डायग्राम है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो धागे से पहले ये टिका हुआ था और मान लीजिए नीचे का सपोर्ट हटा दिया गया, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से अनवाइंड होता जाएगा और साथ ही साथ नीचे भी गिरता जाएगा, है ना। चलिए तो अब आ जाते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम में। मैंने यहाँ पर टेंशन को T और यहाँ वाले टेंशन को भी T शो किया, सिमेट्री के कारण दोनों सेम होंगे, जिसके कारण अब मैं सिर्फ इस वाले फेस को अगर देखूं, है ना, यहाँ से इस तरीके से देखूं, तो मुझे सिर्फ ये वाला फेस दिखाई देगा। तो वही मैंने यहाँ पर बनाया सिंप्लिसिटी के लिए। ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, ऊपर लग रहा है 2T, राइट, और नीचे लगेगा mg। और जिसके कारण मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये शुरुआत में रुका हुआ था तो ऑब्जर्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन किधर आना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए, राइट। और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो हमेशा रुका रहेगा, आप देखिए कि क्या ये धागा मूव कर रहा है, ये धागा तो नहीं मूव कर रहा है, क्या ये धागा मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ वाला जो धागा है वो भी तो यही रहेगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है उसको कैसा रहना पड़ेगा, स्टेशनरी। समझ पा रहे हैं आप बात को, मतलब यहां से जो धागा कनेक्टेड है वो तो एक तरीके से यहाँ पर रुका हुआ है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन ये जो हमारा जो सिलेंडर था वो इस तरीके से घूम रहा है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे कि चूंकि धागा यहाँ पर इस मोमेंट पर रुका हुआ है, तो उसके पास में जो यहाँ पर सिलेंडर का पॉइंट था उसको भी क्या रहना पड़ेगा, स्टेशनरी रहना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप बात। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि बिल्कुल इस जगह पर जहां से ये पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं टेंजेंशियली निकल रहा है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है और जो ये पॉइंट है रस्सी का, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन इस समय हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो आउट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हम लोग समझ पा रहे हैं कि रस्सी के साथ ये वाला जो पॉइंट है ये क्या रहेगा, ये बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा, है ना। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये वाला पॉइंट जो एक तरीके से ग्राउंड की तरफ बिहेव कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं, जैसे ग्राउंड था तो उस केस में ये इस तरीके से आगे जाता था और घूमता भी था, और ग्राउंड तो रुका रहता था। तो वैसा ही आपको फील आ रहा होगा अगर आप अपने सिर को थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि ये अगेन वही सिलेंडर है जो इस तरीके से रोल करता हुआ नीचे आ रहा है ना। आई थिंक अब आपको दिखना चालू हो गया होगा।
तो चलिए अब इक्वेशन लिखने की बारी आ गई है। हम लोग क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? फोर्स की अगर इक्वेशन लिखें तो लिखेंगे mg माइनस 2t बराबर m इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके अलावा आप ऐसे देखिए कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो यहां से मुझे mg का टॉर्क तो दिखेगा नहीं, है ना? तो मुझे सिर्फ टॉर्क किसका दिखाई देगा? 2t का दिखाई देगा। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्यूडो फोर्स का टॉर्क देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जीरो ही आता है ना? तो हमें किसका टॉर्क दिखाई दे रहा है? 2t का। और वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा? 2t इंटू आर। और उसका सेंस कैसा होगा? इसे इस तरीके का कुछ अल्फा प्रोवाइड कराने का, राइट? तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 2t इंटू आर इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट के पास ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन है? अल्फा इंटू आर। और नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन है? ए। तो जैसे ही मुझे ये दिखा तो ऐसा लगा कि ए को किसके बराबर करना पड़ेगा? अल्फा आर के, क्योंकि शुरुआत में ये रुका हुआ था और इसे छोड़ दिया गया। तो ये जो पॉइंट है इसकी स्पीड हमने डिसाइड की थी कि कभी भी क्या रहेगी? हमेशा ही जीरो रहेगी। तो इसके पास कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। किसके पास नहीं होना चाहिए? सिलेंडर के उस पॉइंट के पास जो बिल्कुल इस थ्रेड से अटैच्ड है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा होने के लिए अल्फा और ए को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो अपने पास तीन इक्वेशंस आ गई और चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरी इक्वेशन थी ए बराबर अल्फा। तो अपने को देखिए क्या निकालना क्या था इस सवाल में? अपने को पहले पार्ट में निकालना था टेंशन, है ना? फाइंड द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करें? एक काम करते हैं, सबसे पहले जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर मुझे ए को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ए को मैं रिप्लेस करने के लिए क्या कर दूंगा? यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को रख देते हैं ए बाय आर। तो लिख दूंगा मैं 2t r इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा कितना लिख दिया जाए? ए बाय आर। ठीक है। तो यहां से मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा? अब यहां से मेरे पास आ जाएगा ए। और ए कितना आ गया? ए आ गया 2t r² अपॉन ICM। करेक्ट है यहां तक? तो ए मेरे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ टी। अब इस ए को उठा करके मैं यहां पर पुट कर दूंगा, है ना? तो देखते हैं इक्वेशन क्या बनने वाली है। इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस 2t बराबर m इंटू ए। और ए के बजाय मैं क्या लिख दूंगा? 2t r² अपॉन ICM। क्लियर है ये बात? अब मुझे ये याद है कि ये कैसा था? ये एक सॉलिड सिलेंडर था। अगर सिलेंडर बोला है मतलब क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में ICM कितना होता है? याद रखा है हम लोगों ने, mr²/2 होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? mg माइनस 2t बराबर m इंटू 2t r² अपॉन mr²/2। करेक्ट है। तो यहाँ से r² से r² उड़ा, m से m उड़ा। तो मेरे पास अब देखिए t आने ही वाला है। इधर तो 4t हो गया, 4t और इसका 6t हो गया। तो 6t बराबर आ गया mg। तो टेंशन बराबर आ गया mg अपॉन 6। तो ये तो मेरा एक पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे इसके अलावा निकालना था स्पीड ऑफ द सिलेंडर एज इट फॉल्स टू अ डिस्टेंस h, है ना? तो इसके लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, राइट? तो एक्सेलरेशन के लिए वापस से आते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने लिखा था। एक्सेलरेशन हम लोगों ने लिखा था 2t r² अपॉन ICM। तो 2t r² अपॉन ICM। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 टाइम्स टेंशन कितना? mg/6 r² अपॉन ICM कितना? mr²/2। mr²। तो ये 2 से 6 का 3 बच गया ना? तो ये कितना बन गया? 2g/3। तो एक्सेलरेशन पता लग गया मुझे। अब मुझे इतना पता है कि इनिशियल स्पीड 0 थी। एक्सेलरेशन पता चली गया 2g/3, है ना? और ये मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के मैंने लिखा है। और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना होना है? h का होना है। तो मैं क्या लिख दूंगा? v² माइनस u² बराबर 2as। तो v² बराबर कितना आ गया? 2 इंटू 2g/3 इंटू h। तो यहां से मेरे पास v² कितना आ गया? v² आ गया 4gh/3। और इसको देख लें तो v बराबर कितना आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 4gh/3। बच्चों ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसको एक और तरीके से किया जा सकता था, जो p पार्ट है। कैसे?
यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि मुझे कोई भी यहाँ पर ना डिसिपेटिव फोर्स नहीं दिखाई दे रही है। अगर डिसिपेटिव फोर्स नहीं दिखाई दे रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये h नीचे गया, h डिस्टेंस नीचे गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से कम हुई, mgh से। वही किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो बॉडी है ये ना सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है ना सिर्फ रोटेट कर रही है, वो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रही है। तो इसीलिए मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी आर रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। तो यहां से क्या आ जाएगा, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है यहां तक। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, अच्छा आप ये देखिए कि ये जो टर्म है ये मैंने कहां से लिखा, ये मैंने देखा कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, घूम भी रहा है ओमेगा से। बाकी दो चीजों का सुपर पोजिशन है ये, एक कि ये पूरी की पूरी बॉडी नीचे आ रही है और दूसरा कि ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसीलिए यहां पर मैंने आई क्या लिया, आई सी ओ एम लिया। और ओमेगा कौन सा है, उस वक्त का ओमेगा है जब स्पीड इसकी वी है। और हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या बोल सकते हैं, r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, v बाय आर। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, हाफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाय 2 और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v बाय आर। तो ये हो जाएगा v बाय आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं क्या बन जा रहा है, एम जी एच में एम एम एम, ये तीनों तो m कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से और कुछ जा रहा है क्या, आइए देखते हैं। g इंटू एच बराबर कितना आ गया, वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, यहाँ देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और ये बन गया वी स्क्वायर अपॉन 4, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन 4 है और ये वी स्क्वायर अपॉन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2v स्क्वायर बाय 4 और ये 1v स्क्वायर बाय 4, मतलब ये हो गया 3v स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से v स्क्वायर देखिए कितना आ गया, v स्क्वायर आ गया 4gh बाय 3, जिससे v फिर से क्या आ गया, अंडर द रूट ऑफ 4gh अपॉन। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल कह रहा है, फोर्स कैपिटल F acts tangentially at the highest point of a sphere of mass m kept on a rough horizontal plane. If the sphere rose without slipping, find the acceleration of the center of the sphere. Alright, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये स्फेयर है और इस पर फोर्स कुछ कैपिटल F नाम का लग रहा है, tangentially at the highest point of the sphere, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ग्राउंड है ये कैसा है, रफ है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर। तो चलिए इस बार मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो, तो इसीलिए मैंने कोई भी डायरेक्शन चुन ली, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में चुन सकता था, तो मैंने इस बार चुनी बैकवर्ड डायरेक्शन ना। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन चुनी है वो गलत होगी तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मतलब फ्रिक्शन बस इतने ही मैग्नीट्यूड का लगेगा लेकिन आगे लगेगा। तो अब आप बताइए कि कौन कौन सी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। एक इक्वेशन तो लिख देंगे कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, उसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तो देखिए कैपिटल F इसे कैसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है। स्मॉल f भी देखिए इसे ऐसे ही घुमाना चाह रहा है अगर सेंटर पे बैठ गए तो। मतलब दोनों के टॉर्क जो है वो इनटू द प्लेन है, राइट। तो दोनों के टॉर्क इनटू द प्लेन है तो हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग लिख देंगे एफ आर प्लस स्मॉल एफ इंटू आर, है ना। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ होता है और यहाँ से दूरी कैपिटल आर और यहाँ से भी दूरी कैपिटल आर, और दोनों के टॉर्क को ऐड करके किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आई सी एम इंटू अल्फा। और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर शुरुआत में जीरो है तो बाद में भी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब इस स्फीयर के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो दैट इज व्हाई आई विल राइट कि जो एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ है ना, लेट अस से कि इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए है और पीछे की तरफ रोटेशन के कारण एक्सेलरेशन कितना आया, अल्फा इंटू आर आया, राइट। तो ए बराबर क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू आर। तो मेरे पास फिलहाल अभी कितनी इक्वेशंस आ गई, तीन इक्वेशन आ गई है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने को सवाल में एक बार देख लेते हैं कि निकालना क्या था। अपने को सवाल में निकालना था एक्सेलरेशन, है ना।
तो चलिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले अपने को अल्फा को गायब करना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू क्या बोल दे, ए अपॉन आर। तो चलिए अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ आर प्लस स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू आई सी एम मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन आर। और मुझे पता है कि यहाँ पर आई सी एम कितना ले लेंगे, ये कैसा ऑब्जेक्ट था, ये स्फेयर था, और मैंने आपको सिखाया है स्फेयर बोले मतलब सॉलिड स्फेयर है। तो आईसीएम हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ए बाय आर, तो आर से आर कट गया है ना, और उसके अलावा एक और आर देखिए यहां से भी कट गया। तो बेसिकली अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू 2ma अपॉन 5 है ना, ये हमारी मान लीजिए एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। और एक और इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 आई थी जो थी कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो फ्रिक्शन को उड़ा देते हैं, उड़ाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2f बराबर कितना आ जाएगा, 2ma/5 प्लस 5ma/5 मतलब 7ma/5। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 10f अपॉन 7m, है ना। तो ये तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन बस मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, तो मैं निकाल के देखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन चुनी थी क्या वो सही है। तो चलिए इस इक्वेशन में फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रिक्शन आ जाएगा 2ma/5 माइनस कैपिटल एफ। तो फ्रिक्शन कितना आ गया, 2m/5 इंटू एक्सेलरेशन है 10f/7m माइनस कैपिटल एफ, राइट। तो ये कितना आ जा रहा है, फ्रिक्शन यहाँ से आ जाएगा 5 2 10, तो ये आ गया m से m उड़ा दिए हम लोग, तो ये आ गया 4f/7 माइनस 7f/7। तो फ्रिक्शन कितना आ गया, -3 कैपिटल f/7। इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन चुनी थी वो गलत चुनी थी। एक्चुअल में फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हालांकि उसका मैग्नीट्यूड तो यही आएगा कितना, 3f/7। क्लियर है ये बात। चलिए तो इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, a thin uniform rod AB of mass m and length L is placed on a smooth horizontal table। मतलब ये जो पूरा का पूरा डायग्राम दिख रहा है ये एक horizontal smooth टेबल पर रखा हुआ है। A constant horizontal force of magnitude capital F starts acting on the rod at one of the ends AB। Initially the force is perpendicular to the length of the rod। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं रॉड के ये फोर्स परपेंडिकुलर है। टेकिंग द मोमेंट एट विच फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग एज t इक्वल टू 0। चलिए इस मोमेंट को हम लोग t बराबर 0 घोषित कर दिए हैं। फाइंड डिस्टेंस मूव बाय COM ऑफ द रॉड इन टाइम t नॉट। और दूसरा पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द एंड a ऑफ द रॉड। एंड a देखिए ये रहा। ऑल राइट, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल में एक्चुअली ये बोला गया है कि ये जो F वेक्टर है ना वो हमेशा एफ आई कैप ही है, मतलब फोर्स जो है अलोंग राइट डायरेक्शन ही लगता रहेगा। तो अगर मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नेट आई कैप के अलोंग लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप के अलोंग ही होगा। तो इसीलिए मुझे ये समझ में आया कि बाकी सारे पॉइंट कुछ भी करें, लेकिन सेंटर ऑफ मास को जो है हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, इसी राइटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग रहा है राइट की तरफ, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आएगा टुवर्ड्स राइट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास चुपचाप आगे जा रहा है और पूरा का पूरा जो रॉड है वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से घूमता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा कि रॉड मेरे अराउंड इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। तो चलिए अब सवाल पे आते हैं। हमसे पूछा गया है डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इन टाइम t नॉट। तो मुझे बेसिकली ये दूरी बतानी है ना। तो ये दूरी हम लोग कैसे बता सकते हैं, बहुत आसान है। ये दूरी s बराबर हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा f अपॉन m, और टाइम कितना दिया हुआ है t नॉट, तो t नॉट का स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना हो गया f t नॉट का स्क्वायर अपॉन 2m। क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ कैसा मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। क्लियर है ये बात। तो चूंकि सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है आगे की तरफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल स्पीड तो 0 थी। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द एंड ए ऑफ द रॉड। तो इसका मतलब अपने को अब किस डायग्राम की जरूरत नहीं है, अपने को इस डायग्राम की बिल्कुल भी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि अपने से कब के बारे में बात पूछा गया है,
अपने से पूछा गया है इनिशियल केस में, है ना। तो चलिए इनिशियल केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो रॉड है ना, इसके सेंटर ऑफ मास का कितना एक्सेलरेशन है। इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन मुझे दिखा, वो दिखा कितना, वो दिखा F अपॉन m, है ना। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो भी आया वो कितना है, F अपॉन m। अब एक चीज आप देखिए कि जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि वो एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट का भी होता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इस रॉड को दिखाऊं, है ना, किस समय दिखा रहा हूँ, ये t इक्वल टू 0 पर ही दिखा रहा हूँ। तो इस समय अगर मैं ये शो कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन कितना है, F अपॉन m, तो ये वाला एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट को मिल जाएगा। इसके पास भी F अपॉन m आ जाएगा, इसके पास भी F अपॉन m आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन ओनली, है ना। फिलहाल मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक और चीज देख पा रहा हूँ कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, तो मुझे ये जो कैपिटल एफ है उसका टॉर्क इस तरीके का दिखाई दे रहा है ना, इनटू द प्लेन। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया एफ इंटू आर। और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इनटू द प्लेन। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि टॉर्क जो है वो एफ इंटू आर है, और टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। तो यहां से आप देखिए, अगर मैं एफ इंटू आर को आई इंटू अल्फा, अच्छा आई कितना होता है रॉड का सेंटर के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट, वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एम एल। तो यहाँ पर एल कितना हो जाएगा, ये एक बार देखते हैं, सवाल को याद आ जाएगा। एल तो हमें कैपिटल एल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये तो आई हो गया इंटू अल्फा। अच्छा, एफ आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस ये वाली दूरी ही तो हो जाएगी, जो कि कितनी है, एल बाई 2। आप समझ रहे हैं, इस मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास पर बैठ गया मैं, तो मैं शुरुआत में क्या लगा रहा हूँ, टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा। टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा मैंने लगाया, उससे ये आ गया मेरे पास। क्लियर है ना। तो जब मैंने ऐसा लगाया, तो मुझे ये समझ में आया कि एल से एल तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहाँ पर 2 6 12 होता है। तो मुझे अल्फा कितना मिल गया, अल्फा मिल गया 6f बाय m इंटू एल। तो अल्फा में लिख देता हूँ 6f अपॉन m इंटू एल। तो ये जो अल्फा मेरे पास आ गया, इसका अब देखिए मैं यूज कैसे करने वाला हूँ, है ना। तो देखिए ट्रांसलेशन के कारण मुझे समझ में आया था कि इस पॉइंट जिसका नाम ए है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F अपॉन m, जो कि सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन है। ये याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक एलिमेंट में बढ़ता है ना, मतलब हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली वही मिलता है। तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F बाय m है, तो इस पॉइंट का भी ट्रांसलेशन में एक्सेलरेशन F बाय m तो रहेगा ही। और देखते हैं क्या क्या चीजें ऐड होती है। रोटेशन के कारण हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन और कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अल्फा इंटू आर, राइट। तो अल्फा इंटू आर, आर को क्या लिख सकते हैं, एल बाई 2। तो मेरे पास नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट कितना आ गया, एफ बाय एम प्लस अल्फा एल बाई 2। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, एफ बाय एम प्लस अल्फा अपना कितना आया था, वो आया था 6f बाय एम एल। तो इंटू एल बाई 2 कर देंगे, एल से एल कट गया, 2 3 जा 6 होता ही है। तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट कितना आ गया नेट, ये आ गया 3f बाय एम प्लस f बाय एम, मतलब 4f बाय एम। क्लियर है ये बात। तो मेरा जो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन था वो कितना आ गया, 4f बाय एम। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया, ए सेंट्रिपिटल कहाँ गया। तो भाई अभी अभी तो इस पर टॉर्क ही लगा है, अभी अभी जब इस पे टॉर्क लगा ही है, तो अभी अभी जो अल्फा आया है, इस अल्फा के कारण इसको ओमेगा गेन करने में कुछ तो टाइम लगेगा। एग्जैक्टली जैसे ही मैंने अल्फा प्रोवाइड किया, उसी समय अगर मैं पूछूंगा कि ओमेगा कितना है, तो मेरा जवाब होगा 0, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, चूंकि ओमेगा क्या है, इस समय 0 है, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस ए पॉइंट के पास सिर्फ और सिर्फ कैसा एक्सेलरेशन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना, अलोंग आई कैप। तो मेरा आंसर हो गया 4f बाय एम आई कैप। चलिए तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ,
एक्सेलरेशन बराबर होता है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। मतलब जो हम लोग ए टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड बोलते थे ना, अल्फा इंटू आर, तो अगर वेक्टोरियली देखें तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर आ जाता है कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आप देखिए कि ए पॉइंट का आप ऐसे फील करिए कि अगर ये रॉड इस तरीके से अल्फा एक्सेलरेशन इससे मिला है ना इस पर्टिकुलर सेंस में, तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा? टुवर्ड्स राइट आएगा, ऑब्वियस है। तो ए टेंजेंशियल अगर मैं बोल दूं तो वो टुवर्ड्स राइट आएगा। तो क्या करने से ए टेंजेंशियल आ रहा है? आप देखिए अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई? अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन हो गई इनटू द प्लेन, है ना? ये तो बस सेंस बताता है अल्फा का। अगर मैं डायरेक्शन पूछूं तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग बता सकते हैं कि ये फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, तो अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन किधर को गई? अंदर की तरफ। अब अगर मैं इसे y एक्सिस बोल रहा हूँ, मान लीजिए इसे मैं x एक्सिस बोल रहा हूँ और इसे मैं z एक्सिस बोल रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये डायरेक्शन हो गई आई जे के, मतलब माइनस के कैप की हो गई। उसी तरीके से ये r वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई? r वेक्टर की डायरेक्शन हो गई प्लस जे कैप, है ना? तो अगर मैं अल्फा क्रॉस आर करता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा? अल्फा क्रॉस आर मतलब माइनस के कैप क्रॉस जे कैप, माइनस के कैप क्रॉस जे कैप। देखिए ये डायरेक्शन कैसी आ रही है? ये डायरेक्शन आ रही है आई कैप के लॉन्ग, और ए टेंजेंशियल की डायरेक्शन भी किधर को है? आई कैप के लॉन्ग है। इसका मतलब ए टेंजेंशियल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा क्रॉस आर। और इसी तरीके से एक और चीज मैं आपको बता दूं, वी वेक्टर हो जाता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, उसका भी सेम यही एक्सप्लेनेशन आएगा। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द क्वेश्चन है अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and radius small r as shown slips on a rough horizontal plane. At some instant it has translational velocity v naught and rotational velocity about the center v naught upon 2r. Find the translational velocity after the sphere starts pure rolling. इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो है किस तरीके का फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन का जो वेराइटी है वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और चलिए देखते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट को कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आखिर किस डायरेक्शन में है ना। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आगे की तरफ इसके पास वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको तो मिलेगी ही कम से कम। उसके अलावा रोटेशन के कारण मैं देख पा रहा हूं कि ओमेगा अपने को दिया हुआ है वी नॉट बाई 2r, तो यहां से यहां तक की रेडियल डिस्टेंस तो r है, तो इसको पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी मिल जाएगी? पीछे की तरफ मिल जाएगी ओमेगा इंटू r, करेक्ट है। और ओमेगा कितना है? वी नॉट बाई 2r, सही है ना? तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी हो गई वो किस डायरेक्शन में हो गई? आगे की तरफ, क्योंकि ओमेगा इंटू आर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी नॉट बाई 2। तो इसका मतलब आगे वी नॉट है पीछे वी नॉट बाई 2 है, तो नेट वेलोसिटी किधर आ गई? आगे की तरफ आ गई वी नॉट अपॉन 2। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये पॉइंट आगे की तरफ स्लिप करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन उस पर लगेगा पीछे की तरफ। चलिए तो मैं इसे अप्रोच इस तरीके से करना चाह रहा हूं कि देखिए शुरुआत में मुझे ये पता है कि इस पॉइंट के पास वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है? आगे की तरफ है। लेकिन धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, राइट? तो मैं वही अप्रोच लगाना चाह रहा हूं कि जो फ्रिक्शन है वो क्या करना चाह रहा है? इस पॉइंट की वेलोसिटी को कम करना चाह रहा है। और साथ ही साथ वो ओमेगा को क्या करना चाह रहा है? अगर सेंटर ऑफ मास पे अगर हम लोग बैठ गए तो देखेंगे कि ये टॉर्क किस तरीके का प्रोवाइड कर रहा है, कुछ इस तरीके के सेंस में, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल ओमेगा था, लेट अस से कि ओमेगा नॉट था, उसको सपोर्ट कर रहा है ये टॉर्क। मतलब अल्फा जो है वो ओमेगा के सेंस में आ रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि जो अल्फा है वो ओमेगा को बढ़ा रहा है, जिसके कारण लेफ्ट वाली वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो एक तरफ हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट वाली जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, और राइट वाली वेलोसिटी जो है वो फ्रिक्शन के कारण क्या हो रही है? कम हो रही है। और सॉरी कम हो रही है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली राइट वाली वेलोसिटी क्या थी? ज्यादा थी, और लेफ्ट वाली वेलोसिटी क्या थी? कम थी। तो ये जो वेलोसिटी है लेफ्ट वाली जो पहले कम थी वो बढ़ेगी,
और जो राइट वाली वेलोसिटी है जो पहले ज्यादा थी वो कम होगी। क्लियर है ये बात? तो एक ऐसा टाइम आएगा जब लेफ्ट वाली वेलोसिटी और राइट वाली वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर, है ना। आप ऐसे समझिए कि पहले लेफ्ट वाली वेलोसिटी कम थी, राइट वाली वेलोसिटी ज्यादा थी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब राइट वाली वेलोसिटी कम होकर के इतनी हो जाए और लेफ्ट वाली वेलोसिटी बढ़ करके इतनी हो जाए, मतलब ये बढ़ा और ये घटा। क्लियर है ये बात? तो चलिए यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा ट्रांसलेशन की, है ना। अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं तो मुझे पूरी की पूरी बॉडी कैसी दिखाई दे रही है, एक पॉइंट मास जैसी, है ना। और पॉइंट मास कहां पर, जहां पर सेंटर ऑफ मास है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये बॉडी जो है वो क्या है, अब एक पॉइंट मास है। तो इस पॉइंट मास पर फोर्स कितना लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, और वो कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या बोल दूंगा, वी नॉट। एक्सेलरेशन में क्या बोल दूंगा, माइनस एफ अपॉन एम, जो कि कितना हो जाएगा, चलिए अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं ना, फ्रिक्शन को हम लोग अभी ओपन नहीं करते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया माइनस एफ अपॉन एम। उसके अलावा किसी टी टाइम की अगर मैं बात करूं तो टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस ए टी, मतलब ये कितना हो जाएगा, वी नॉट माइनस एफ टी बाय एम। तो ये कौन सी वेलोसिटी आई, एट एनी टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी की बात कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि मैं रोटेशन वाली चीजों का इस्तेमाल करके क्या इक्वेशन बना सकता हूं, है ना। रोटेशन का इस्तेमाल करना है मुझे। तो मुझे ये दिख रहा है कि इनिशियल ओमेगा कैसा है, इनिशियल ओमेगा है वी नॉट बाय टू आर, है ना। उसके अलावा टॉर्क में कितना बोल दूंगा, आप देखिए सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कहेंगे, वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर। एफ इंटू आर, क्योंकि एम जी नॉर्मल ये सब तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन इंटू आर, है ना। तो आर की वैल्यू अपने को स्मॉल आर दी हुई है तो मैं यहाँ पर स्मॉल आर लिख देता हूँ। इसको और किसके बराबर कर सकते हैं, टॉर्क को, टॉर्क को बराबर कर सकते हैं आई सी एम इंटू अल्फा के, राइट। तो यहां से देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा अल्फा, जो कि कितना हो जाएगा, एफ आर अपॉन आई सी एम। और अल्फा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वो ओमेगा नॉट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और बढ़ाने वाला है ओमेगा नॉट को। तो ओमेगा नॉट और अल्फा दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्मॉल एफ इंटू स्मॉल आर अपॉन आई सी एम। अब ये कैसी बॉडी थी जरा याद करें एक बार, ये था एक स्फेयर, और अगर कुछ ना दिया हो तो सॉलिड स्फेयर। तो हम लोग जानते हैं कि आईसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आर से एक आर चला गया तो मेरे पास अल्फा कितना आ गया, 5f अपॉन 2mr। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि किसी टी टाइम पर ओमेगा क्या बोल देंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्योंकि अल्फा सपोर्टिव है इस बार। तो यहां पर हम लोग बोल देंगे वी नॉट अपॉन 2r प्लस अल्फा कितना है, अल्फा है 5f अपॉन 2mr इंटू टी, यही तो बोलेंगे हम लोग, है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जा रहा है, ये ओमेगा बराबर आ जा रहा है वी नॉट अपॉन 2 स्मॉल आर प्लस 5ft अपॉन 2m इंटू आर। क्लियर है ये बात? तो अब अपने को ये दिख रहा है कि ओमेगा कितना आ गया किसी टी टाइम पर, और अपने को ये भी दिख रहा है कि किसी टी टाइम पर स्पीड कितनी आ गई, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो स्फेयर था हमारा, है ना, जो स्फेयर था उसके पास आगे की तरफ कौन सी स्पीड है, वही जो सेंटर ऑफ मास वाली स्पीड जो हम लोगों ने निकाली किसी टी टाइम पर। और पीछे कौन सी स्पीड होगी, ओमेगा इंटू आर। और जिस मोमेंट पर क्या चालू हो रहा है, प्योर रोलिंग, उस मोमेंट पर सडनली v को किसके बराबर होना पड़ेगा, ओमेगा इंटू आर के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जो मैंने ओमेगा हासिल v हासिल किया था वो कितना था, v बराबर था v नॉट माइनस एफ टी बाय एम, वी नॉट माइनस एफ टी अपॉन एम। उसको किसके बराबर करना होगा, उसको बराबर करना होगा वी नॉट अपॉन 2 स्मॉल आर प्लस 5ft
अपॉन 2m इंटू स्मॉल आर होल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। सही है। तो यहां से देखते हैं क्या आ जाएगा अपने पास आ जा रहा है v नॉट माइनस एफ टी अपॉन एम इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 2 प्लस 5ft अपॉन 2m, है ना। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये कितना बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2ft/2m, ताकि ये इधर जाकर के कितना बन जाएगा 7ft/2m। और वो किसके बराबर आया, वो बराबर आया v0/2 के। 2 से 2 उड़ाते चलो, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था कि ये जब रोल करने लगेगा, है ना, तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, ना ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अपने को क्या आ गया, अपने को मिल गया टाइम, और टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया v0/7 × f। तो अब हमारे को ये याद है कि किसी भी टी टाइम पर, है ना, किसी भी टी टाइम पर हमने v का फॉर्मूला क्या लिखा था, v बराबर लिखा था v0 माइनस एफ टी बाई एम। तो आप देखिए कि एफ टी बाई एम की वैल्यू कितनी आ गई, v0/7। तो ये कितना हो जाएगा v0 माइनस, आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ टी बाई एम की वैल्यू एक तरीके से v0/7 थी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा v0 माइनस v0/7, जो कि कितना हो जाएगा, v0 को मैं लिख देता हूँ 7v0/7, तो ये बन जाएगा 6v0/7। तो जिस वक्त प्योर रोलिंग चालू हो रही है, मतलब जिस समय v बराबर आर ओमेगा सडनली हो गया, जिसके कारण बॉडी जो है प्योर रोलिंग करने लगी और बॉटम मोस्ट पॉइंट की नेट स्पीड क्या हो गई, 0। उस मोमेंट पर हमारे को समझ में आ रहा है कि बॉडी की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, वो कितनी हो गई 6v0/7। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा। और ये दिया हुआ है अपने को कि ये रॉड है जिसकी लेंथ l है, और उसके दो दो अलग अलग पॉइंट्स की स्पीड दे रखी है। जैसे इस पॉइंट का अगर मैं नाम a दे दूं, तो a पॉइंट की स्पीड 3v है, और जो b पॉइंट है उसकी स्पीड पीछे की तरफ कितनी दी हुई है, तो v दी हुई है। तो ये सवाल बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक काम मैं करता हूँ, मैं रिलेटिव का यूज करता हूँ। अगर मैं बी पॉइंट पर बैठ गया, सबसे पहले बी पॉइंट पर बैठने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपनी स्पीड को गायब करना होगा। तो मेरे पास स्पीड लेफ्ट की तरफ थी, तो मैंने खुद को राइट की तरफ स्पीड भी दे दिया। अब जो काम मैंने खुद के साथ किया, वो मुझे काम किसके साथ करना पड़ेगा, ए के साथ भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं और कितनी स्पीड दूंगा, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैंने खुद को स्पीड दी, उसी डायरेक्शन में मैं इससे भी स्पीड दे दूंगा, कितनी, v। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रुका हुआ हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ए पॉइंट कितने स्पीड से जा रहा है आगे की तरफ, 4v से। तो मुझे क्या लगेगा कि ओमेगा कितना है, ओमेगा हो जाएगा 4v/l, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियल डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी 4v हो गई और लेंथ l है। तो मुझे क्या लग रहा है कि बी पॉइंट पर बैठ गया मैं, तो ए कितने से घूम रहा है, 4v/l। और किसी भी पॉइंट पर आप बैठ जाइए रॉड के, आपको दूसरा पॉइंट जिस ओमेगा से घूमता हुआ दिखाई देगा, वही कहलाएगा पूरे की पूरी बॉडी का भी ओमेगा, है ना। तो अब एक पार्ट तो अपना आ गया, अब अपने को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कैसे निकाले, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रिलेटिव का इस्तेमाल फिर से करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसकी स्पीड जो है, मैं बी पॉइंट पर बैठ करके कितनी कहूंगा, मैं कहूंगा ओमेगा इंटू l/2, क्योंकि बी पर बैठ करके तो मुझे पूरी की पूरी रॉड क्या करती दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो जब मैं बी पर बैठा, लेट अस से कि ये पॉइंट सी है, तो मैं क्या बोल दूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड विथ रेस्पेक्ट टू बी बराबर कितना मैं बोल दूं, ओमेगा l/2, डायरेक्शन आई कैप, और यहाँ भी वेक्टर लगा देता हूँ। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट इज इक्वल टू ओमेगा l/2 आई कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ओमेगा l/2 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी हमें तो पता ही है कितनी है, ओमेगा l/2 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ था सवाल में, वो दिया हुआ था माइनस वी आई कैप, है ना, पीछे की तरफ दिया हुआ था। तो अपना आंसर बहुत आसानी से आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, ओमेगा l/2 माइनस वी आई कैप, है ना।
और हमने ओमेगा कितना निकाला था, हमने ओमेगा निकाला था 4v/L। तो इसको यहाँ पर भर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, L से L चला गया, तो 2v माइनस v मतलब v आ गया। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिम इन वन कंप्लीट रोटेशन एज शोन। मतलब कि आपको आज मैंने बताया ही था कि कोई भी पॉइंट अगर ले ले रिम का, तो उसका जो रास्ता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लॉइड, है ना। ये साइक्लॉइडल पाथ होता है। तो ये कह रहा है कि जितने देर में कोई पॉइंट जो है वो वापस से 360 डिग्री एंगल घूम करके यहाँ पर पहुंच गया, और वो ऑब्वियस है कि अगर वो 2 पाई रेडियन कवर कर रहा है तो डिस्टेंस कितना मूव करेगा, सेंटर 2 पाई आर मूव करेगा। तो उस दौरान कोई भी पॉइंट ऑन द रिप, जैसे उसने एक पॉइंट का एग्जांपल दिया कि वो इस तरीके का रास्ता ट्रेवल करेगा, तो आपको इस रास्ते की लेंथ पता करनी है ना, यही हमसे बोला गया है। चलिए तो मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल राउंड बॉडी था, और ये कोई पी पॉइंट था जो मान लीजिए इस समय बॉटम मोस्ट पॉइंट था। जैसे ही ये घूमेगा और थोड़ा आगे जाएगा तो ये पी पॉइंट खिसक करके कहाँ पहुंच जाएगा, कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, राइट। मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ना, ये कितना एंगल घूम गया, ये मान लेते हैं कि लेटर से थीटा एंगल घूम गया, ठीक है। तो इस मोमेंट पर मैं इस पी पॉइंट की स्पीड क्या कह सकता हूँ, आइए सोचते हैं। आगे की स्पीड में क्या कहूंगा, आगे की स्पीड तो v है, वो तो कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, तो आगे की स्पीड इसके पास हो गई v, जो कि सेम है किसकी तरह, एज सेंटर ऑफ मास। तो vcom को मैंने क्या कह दिया, v कह दिया, और वो वेलोसिटी या वो स्पीड तो इस पॉइंट को मिलेगी ही एटलीस्ट, उसके अलावा और कौन सी वेलोसिटी इसको मिलेगी। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो राउंड बॉडी है इस तरीके से ओमेगा से घूम रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके पास एक और स्पीड आ जाएगी, वो कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि v और ओमेगा आर, इन दोनों स्पीड का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, इस पूरे के पूरे स्फेयर पर या फिर जो भी राउंड बॉडी है उस पर लाई करने वाले इस पर्टिकुलर पॉइंट की स्पीड होगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए t बराबर 0 मैंने लिया और ये किसी t टाइम की बात कर रहा हूं, है ना। तो इस t टाइम पर चलिए निकालने की कोशिश करते हैं कि इस p पॉइंट की स्पीड क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर v डिनोट कर दिया इस वेलोसिटी को और इसको ओमेगा आर, लेकिन हमें पता है कि चूंकि प्योर रोलिंग हो रही है इसीलिए जो v है और जो ओमेगा आर है उन दोनों को मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओमेगा आर मैं सिंपली इसे भी क्या बोल दूंगा, तो v कह दूंगा। उसके अलावा देखिए ये वाला एंगल थीटा था ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और इसके अलावा और कौन से एंगल के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ये वाला एंगल 90 हो गया, 90 90 माइनस थीटा, और हमें ये पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल मिला करके कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो जो बचा हुआ एंगल है उसको फिलहाल मैं बोल देता हूं, लेट अस कॉल इट बीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा प्लस बीटा। आप समझ पा रहे हैं मैंने यहाँ पर इस एंगल को 90 माइनस थीटा का, इस एंगल को 90 डिग्री का, और जो बच गया उसको बीटा का। तो यहाँ से बीटा कितना आ गया 90 90 180 180 180 गए, तो बीटा बराबर आ गया थीटा। इसका मतलब कि ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो गया, वो हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, हमारे को जो एंगल मिला है ना 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको मैं और क्या कह सकता हूँ, इसको मैं अगर रेडियन में ही रखूं, है ना, बेटर रहेगा रेडियन में रखूं, तो मैं 180 डिग्री के बजाय इसको क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा पाई, है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि थीटा जो है वो किसके टर्म्स में है, रेडियन में है। तो ऐसा करने से देखिए मैं इस P पॉइंट की स्पीड निकाल सकता हूँ, कितनी हो जाएगी, वेक्टर सम करना तो आता ही है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2v इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो vp क्या बन जा रहा है, अंडर द रूट ऑफ 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा को मैं लिख दूंगा माइनस कॉस थीटा, राइट।
तो यहां से देखिए क्या बन गया, Vp बराबर आ गया, 2 को बाहर ले लेते हैं और V को भी बाहर ले लेते हैं ना, तो ये बन जाएगा √2V, और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये पूरा का पूरा रूट के अंदर था, अब ये भी बाहर आने की कोशिश करेगा, तो ये कितना हो गया 2v साइन थीटा बाई 2, है ना। और बेटर रहेगा इसका मॉड ले ले, तो Vp बराबर हो गया इतना, क्योंकि रूट के अंदर से हम लोगों ने जब निकाला तो इसे मॉड ले लेना सही रहता है। तो अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि स्पीड जो है वो है 2v साइन थीटा बाई 2। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, है ना, डिस्टेंस में कितना लिख दूंगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो इसका इंटीग्रेशन, v इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसको dt से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये छोटा सा डिस्टेंस कवर्ड आ गया, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू dt। यहाँ पर देखिए मैंने मॉड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये साफ दिख रहा है कि थीटा जो है कहां से कहां वेरी कर सकता है, 0 से 180 डिग्री, सॉरी 0 से कितना वेरी कर सकता है ये 360 डिग्री। तो थीटा बाई 2 कहां से कहां वेरी कर सकता है, 0 से 180 डिग्री। और अगर मैं साइन का ग्राफ देखूं तो साइन के ग्राफ में 0 से 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन तक साइन थीटा तो पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली मैं क्या बोल दूंगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2 dt, और इसको मैं बोल दूंगा डिस्टेंस, है ना। अब सोचते हैं कि यहाँ पर और क्या किया जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन वेरिएबल आ गए, थीटा वेरिएबल आ गया और टाइम भी तो वेरिएबल आ गया। तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, मैं dt को d थीटा और d थीटा, है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। फिजिक्स के टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे फिजिक्स के टर्म्स में हम लोग हल्का फुल्का इन सारी टर्म्स की बात कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये बोलना सही नहीं होता है, तो फिजिक्स में चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि डी थीटा से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जिससे कि ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, आप देखिए ये वाला टर्म बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी क्या बन जाता है, ओमेगा, तो डी टी अपॉन डी थीटा क्या कहलाएगा, 1 अपॉन ओमेगा। तो डिस्टेंस हमारे को और करीब दिखता जा रहा है, वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2v, ठीक है, अपॉन ओमेगा साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। सही है यहाँ तक। तो अब अगर मैं इंटीग्रेट करूं, है ना, थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, है ना, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड लगाना है ना इसे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2v अपॉन ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, और लिमिट है 0 से 2 पाई। तो चलिए अब सोचते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, है ना। तो साइन थीटा बाई 2 का तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कैसे कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि साइन ऑफ समथिंग कब आता है, जब माइनस ऑफ कॉस रहे। लेकिन चेन रूल से हम लोग देख रहे हैं कि अगर माइनस कॉस थीटा बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 तो आएगा, लेकिन चेन रूल से थीटा बाई 2 को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उससे हाफ क्रिएट हो जाएगा। तो हाफ को गायब करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 2 पाई। तो अगर 0 से 2 पाई पुट कर देंगे लिमिट, तो देखिए क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 2v अपॉन ओमेगा, और बाहर एक और 2 आ जाएगा इंटू 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 0। समझ पा रहे हैं आप, मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। तो ये देखिए क्या बन गया, 4v बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा माइनस ऑफ कॉस पाई, है ना, कॉस पाई कितना होता है, -1, तो माइनस ऑफ -1 इज 1, और माइनस माइनस कॉस 0, मतलब ये भी बन गया 1 प्लस 1, तो ये बन गया 8v बाई ओमेगा। और हम लोग जानते हैं v बराबर r ओमेगा होता है, तो ये कितना बन जाएगा, 8v बराबर r ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो हमारे को ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस
कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई 8 टाइम्स r। तो हमें ये समझ में आया कि जब इस तरीके का साइक्लॉइडल पाथ होता है ना, तो उसकी लेंथ कितनी होती है 8r। तो जितने देर में सेंटर 2 पाई r ट्रेवल करता है, उतने देर में कोई भी पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है 8r, है ना। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं आज के लेक्चर के आखिरी सवाल पर, और सवाल है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट एट दिस मोमेंट। तो जैसा कि आपने अभी अभी एक डेरिवेशन किया, उसमें हमने क्या देखा था कि वो जो रास्ता है वो कैसा होता है, साइक्लॉइडल होता है ना। तो यहाँ पर ये भले इस तरीके का सर्कल दिख रहा है, लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ऐसा फील हो रहा है कि और भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो भले ट्रैवल करते समय ये इतना बड़ा स्फीयर दिख रहा है, लेकिन जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लगता है, ज्यादा लगता है, क्योंकि रास्ता कैसा है, साइक्लॉइडल। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन एक्सपेक्टेशन को मैच कर रही है कि नहीं। तो आपको याद होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का हम लोगों ने तरीका क्या अपनाया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता था जिस तरीके से v स्क्वायर अपॉन r बराबर a सेंट्रीपिटल होता था, उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या बन गया, v स्क्वायर अपॉन a सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशंस कंपोनेंट which is परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट तो ये रहा। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और कितनी है 2v है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि इस पॉइंट के पास कौन कौन से एक्सेलरेशन है, आगे की तरफ a है, आगे की तरफ अल्फा r है, और नीचे की तरफ कितना है, ओमेगा स्क्वायर r। तो जो वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेशन है वो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाते हैं, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी को तो सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि इस पॉइंट के पास स्पीड कितनी है 2v है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, 2v का होल स्क्वायर कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे ओमेगा स्क्वायर आर से। तो 2v का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। तो चलिए सोचते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। रेडियस बराबर आ गया 4v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है r ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था कि ये प्योर रोलिंग कर रही है। तो 4 इंटू ओमेगा आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये कितना बन गया, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और r से एक r चला गया। तो ये कितना बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ गया 4 टाइम्स r। तो जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था साइक्लॉइड का डायग्राम देख करके, कि वो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट लग रहा था ना, एज कंपेयर टू दिस स्फीयर। जो साइक्लॉइड का रास्ता था वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लैटर लग रहा था। तो इसीलिए हम लोग गेस कर पा रहे थे कि जो रेडियस का कर्वेचर है वो r से तो ज्यादा ही आना चाहिए, और हम लोगों ने कैलकुलेट कर भी लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ रहा है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, 4 टाइम्स कैपिटल आर। तो आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें आपने सीखी, इनफैक्ट रोटेशन में, है ना, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है रोटेशनल मोशन, इसमें रोलिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारी चीजें, सारी मेहनत हम लोगों ने करी ही है बेसिकली इस रोलिंग मोशन को समझने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए ये तो हुआ हमारा 9th लेक्चर का अंत। अब हम लोग मिलेंगे इन द 10th लेक्चर। ऑलराइट, सो स्टे सेफ, keep hard working. We meet again with a different lecture. Till then, bye bye.